है, तो ऐसा आप डेडिकेशन दिखाएं कि वो 5 में से एक मैं ही रहूँगा। तो ऐसे करते आप चलेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। और कुछ पूछना है पूछो, मजा आ रहा है भाई, कुछ और चलने दो। पूछना होगा तो पूछ सकते हो भाई। अच्छा लग रहा है। रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं? सर वही आपका किसके साथ? रिलेशन था। रिलेशनशिप भाई। रिलेशनशिप 4 साल की जर्नी में कुछ मैंने ट्राई किया था पर हुआ नहीं यार। गौरव सर नोस वेल, बट पब्लिकली मैं अनाउंस नहीं कर सकता यार। सर कुछ नहीं डिस्ट्रैक्शन। ऐसा हम लोग She आएंगे ना rejected तो देखो दोनों चीज़ रहता है ना। रिलेशनशिप कई लोग मेंटेन करके चल लेते हैं और क्या बोलते हैं रिजल्ट उनका शो भी हो जाता है, लेकिन कई लोग का ऐसा नहीं रहता है, प्रेशर पे आ जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे। तो जो भड़स मसला है ना दोनों में, वो बड़ा दिक्कत है। अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले तो कर लो यार। हाँ सर एक्सपीरियंस। ओके। अब कल एग्जाम है तो आज चुम्मा करोगे थोड़ी चलेगा। Hello and welcome to Mining Engineer Society podcast series of Phase 1, the show where we dive into inspiring stories, smart strategies, and the journey behind success. I'm your host Shrishti Sahu, core coordinator in Mining Engineer Society, with my co-host. पुष्पेंद्र कुमार, coordinator at MES at NIT Raipur. And today we have a special guest who have cracked one of the toughest exam of India, the GATE exam. Joining us today is Gaurav Singh sir and Som sir, who have secured the AIR rank 7 and 25. A huge congratulations on your incredible journey, sir. थैंक यू सो मच। Let's jump right into your journey. So now beginning with the first question, sir, I would like to ask you, what is your overall preparation strategy? सो माई स्ट्रेटजी वॉज लाइक कि मुझे पहले तो बेसिक क्लियर करने थे। माइनिंग में जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करके पहले मैं क्लियर करते चलूँ, फिर मैं धीरे धीरे सिलेबस कवर करते चलूँ। एंड आफ्टर कवरिंग द सिलेबस मैंने मॉक टेस्ट लगाना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना और मॉक टेस्ट लगाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी थी, और जितना जल्दी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो आपके लिए उतना अच्छा रहता है। एक बेटर वही रहेगा कि आप जितना जल्दी स्ट्रेटजी अपना बना के आप अपना सिलेबस कवर करने लगोगे तो उतना बेनिफिट आपको बाद में मिलेगा कि आप उतना जल्दी अपने कॉन्सेप्ट्स अपने रिवीजन कर पाओगे और उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बहुत मैटर करता है। अगर आपको एकदम एक्यूरेसी और विद इन द टाइम आपको गेट के एग्ज़ाम में उस प्रेशर सिचुएशन पे क्वेश्चन बनानी है तो ओवरऑल यही रहेगा कि आपको शुरू से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलना है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा तो सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत इजी रहेगा, और फिर PYQ और क्वेश्चंस लगा के आपको एग्ज़ाम तक में रेडी हो जाना है। तो जैसा कि सर मोस्टली ऐसा होता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं वो डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है, जैसे कोर सब्जेक्ट्स हो गए, रॉक मैकेनिक्स, माइन वेंटिलेशन और सरफेस माइनिंग। ये सब टाइप के सब्जेक्ट्स में आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी न्यूमेरिकल्स के लिए और भी सब्जेक्ट्स के लिए? तो मेरा ऐसा था कि अगर कुछ भी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ के जो प्रोफेसर्स लोगों ने जो भी PDF प्रोवाइड किया था, जो भी उन्होंने पढ़ाया था हमको, तो सबसे पहले वो था कि पहले हमको वो चीज़ रिकॉल कर दी है कि उन्होंने क्या क्या पढ़ाया था। क्योंकि अगर कॉलेज पे कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उससे ज़्यादा थ्योरेटिकल आपको कहीं पे और नहीं पढ़ाया जाएगा। ओवरऑल न्यूमेरिकल्स ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन हाँ ऐसा रहेगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे लेकिन थ्योरी ज़्यादा बोर्ड कॉन्सेप्ट में आप यहाँ कवर करेंगे। तो अगर आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स उसमें देखने हैं तो आपको यहीं से ही कॉलेज से ही आपको प्रिपरेशन रखना पड़ेगा, कॉलेज का ही नोट्स पढ़ना पड़ेगा, और कहीं से भी रिफ़र कर रहे हो मटेरियल तो फिर उसके बाद आपको अपना जो है फॉर्मूला शीट बना के क्वेश्चन कहीं से भी बुक से एक लगा लोगे तो वो ज़्यादा इजी वे में आपको सब कोर सब्जेक्ट्स में हैंडल करने में ईजी रहेगा। जैसे गौरव सर ने बोला कि एग्ज़ाम मतलब हम लोग जब कॉलेज में जो क्लास के दौरान हम लोग पढ़ते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। क्योंकि हमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लास के थ्रू पता चलते हैं इंजीनियरिंग में, और जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वही चीज़ें जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वो जो हम जब हमारे प्रिपरेशन में आती है तो उस सब्जेक्ट को काफ़ी ईजी बना देती है, जो कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है। और जैसे कि आपने बोला कि रॉक मैकेनिक्स, तो रॉक मैकेनिक्स जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो बहुत सारे फार्मूलाज थे, बहुत सारे थ्योरीज थे जो हमें पहले से पता होते थे। और ये तो थ्योरी वाले पार्ट हो गए, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन भी गेट में आते हैं हम जानते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट के लिए क्या है, कॉलेज में भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें खुद से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के कंप्लीट करना पड़ता है।
कंप्लीट करके जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आपको बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस के अप्रोच पता चले कि अगर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन थ्रो किया जाता है तो आप किस हिसाब से उसको अप्रोच कर सकते हैं और कितना जल्दी आप उसको हैंडल करके आगे बढ़ सकते हैं। और लाइक जैसे वेंटिलेशन है और जो सर्वे है, वेंटिलेशन हो गया और मशीनरीज हो गए, ये सब के जो फार्मूला हैं वो फार्मूला शीट अगर बनाने जाओगे तो काफ़ी लंबा फार्मूला शीट बन जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि कौन सी फार्मूला यूज़फुल है, कौन से रिपीटेटिव है। तो इसके हिसाब से ऐसा रहेगा कि बहुत सारे फार्मूला तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे, कुछ लिमिटेड फार्मूला ही बचेंगे जो तुमको रिवाइज करना, अंडरस्टैंड करना है। सर, जैसे कि सभी के मन में एक कॉमन डाउट होता है, क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है या कि कुछ मेन टॉपिक्स भी हैं? जैसे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो आपको खुद एक आइडिया लगता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन से पोर्शंस जो हैं कि छोड़ सकता हूँ, मैं स्किप कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ पोर्शंस जैसे माइनिंग मेथड से, तो मैंने जैसे कहा कि कॉलेज में के दौरान जो पढ़ाया जाता है, तो मैंने माइनिंग मेथड जो कॉलेज के दौरान है वो काफ़ी ठीक तरीके से पढ़ लिया था। तो मैंने माइनिंग मेथड गेट के दौरान नहीं पढ़ा, मुझे क्योंकि वो पता था कि अगर क्वेश्चन सिंपल थ्रो होते हैं तो मैं कर लूँगा। और जैसे अंडरग्राउंड हज़ार्ड नाम का एक सब्जेक्ट आता है जिसमें पूरा थ्योरी होता है, तो मैंने वो पोर्शन भी स्किप किया था क्योंकि मुझे थ्योरी पढ़ने में, रटने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। लेकिन मैंने पूरी तरीके से स्किप नहीं किया था क्योंकि मैंने अंडरग्राउंड हज़ार्ड और माइनिंग मेथड के प्रीवियस ईयर लगाए हुए थे। तो मुझे ये पता था कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने कौन से टॉपिक को कवर करना है और कौन से टॉपिक को छोड़ते हुए चलना है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में, वो लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि सेकेंड सेमेस्टर के बाद ही गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट और नॉट? ईयर से मतलब जितना जल्दी पहले आप स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, अपने कोर का जो नॉलेज है उसको अपना अंडरस्टैंडिंग लाने में जितना आप डेवलप करोगे, उतना कम आपको प्रिपरेशन टाइम लास्ट में लगेगा। लास्ट मोमेंट पे अगर आप नहीं करे रहोगे तो ऐसा रहेगा कि आपको 10-10 घंटे, 12-12 घंटे भी पूरे सब सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए बैठना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो ये बेटर रहेगा कि आप जितना अर्ली स्टेज पे अगर चालू करोगे, और चालू नहीं भी करना है तो एटलीस्ट जो कॉलेज में पढ़ाई करवा रहे हैं उसके हिसाब से जो पेपर हो रहा है तो उसमें अपना कोर को, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते चलोगे, समझते चलोगे, बेसिक्स क्लियर करते चलोगे, तो लास्ट में प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने 3 महीना पढ़ाई किया, मैंने 4 महीना पढ़ाई किया, लेकिन वो बस बोल रहे होते हैं कि गेट के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन जो अच्छा रैंक लाता है 3-4 महीने में पढ़ के, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है कॉलेज के दौरान वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो और ये आपको शुरू से ही कवर करते चलना पड़ेगा। जिसका भी रैंक आ रहा है मतलब उसका ये है कि बेसिक्स पहले से कवर हैं, इसलिए उसको लास्ट टाइम पे कम इफर्ट्स लगाने पड़े हैं। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे अंत में 4th ईयर में जाके कवर करोगे तो पूरे चीज़ों को फिर से जो पहले पढ़ के रखे उसने का ही बेसिक्स कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जैसे कोई है 4 महीने में कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी कर लें, आपको अपना पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको तैयारी करना ही है तो लेट नहीं करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं सेकंड ईयर वालों को कोई भी पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि आप अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए और कॉलेज के साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट माइनिंग के हैं वो करते चलिए, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। सर, और जैसे नोट्स बनाना बेनिफिशियल है कि नहीं स्टार्टिंग से ही? जैसे है कि गौरव सर ने के खासकर एक केस है कि उन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे उतने ज़्यादा, अपने हिसाब से बनाए थे जो ज़रूरत थी, लेकिन मैंने शुरू से ही सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे। और क्योंकि मुझे बार बार रिवीजन लेक्चर लेक्चर देखने का बार बार मन नहीं करता था, एक बार अगर मैं कोई लेक्चर देख लूँ, उसका नोट्स बना दूँ, तो ऐसा नोट्स मैं बनाना चाहता था ताकि मुझे मटेरियल्स दोबारा देखने ना पड़े, अपने नोट्स से मैं काफ़ी रिवीजन कर सकूँ। जैसे आप जैसे कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से नोट्स बनाइए, जो आप देखें तो आपको समझ में आनी चाहिए। मेरा ऐसा था कि मैं गेट के प्रिपरेशन के टाइम से मेरे को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो था कि पूरा नोट्स मेरा ऑलरेडी कवर्ड बना हुआ था कि जो मैं सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जो भी कॉलेज का एंड सेम, मिड सेम का एग्ज़ाम दिया हूँ उस टाइम पे जो भी प्रिपरेशन करता था तो उसका जो है नोट्स मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता था। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट्स रहते थे उसका नोट्स ऑलरेडी था। न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूला अवेलेबल है, फार्मूला पढ़ो, न्यूमेरिकल्स डन करो, थ्योरी तुम्हारा ऑलरेडी कवर्ड है। तो ये इसलिए था। तो अगर किसी को लगता है कि लिख के आपको करने से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, बनाना है तो बना भी सकते हो, नहीं तो आजकल तो पीडीएफ अवेलेबल है, कोई पीडीएफ पढ़ के भी कर सकता है, तो पीडीएफ पढ़ के भी इजी है। दोनों चीज़ जो भी है मतलब जो आपको प्रीफरेबल लगे, आपको सूटेबल लगे कि इससे आपका रैंक आ सकता है, आपको एक अच्छा फीलिंग रहेगा, उसके हिसाब से आप कॉन्फिडेंस लाने के लिए वैसा कर सकते हैं। और जैसे कि है कि अगर आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो अगर आपको कोई लेक्चर देख के नोट्स बना रहे हैं तो अगर उसके बीच में क्वेश्चन आपको कराया जाता है तो वो क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज मटेरियल्स हम लोग को क्या क्या और मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे स्टडी मटेरियल्स, बुक्स और भी?
लाइक अगर आपको अपना कोर में इंटरेस्ट और लाना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, तो काफ़ी सारे जो कॉलेज में ही पढ़ते वक्त सर लोग बताते हैं, तो वो सब बुक्स अगर प्रिफर करके स्टडी करोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लाइक एस घटक है, अगर सर्वे में नॉलेज लाना है तो एस घटक बहुत बढ़िया बुक है। और अगर ओवरऑल पूरे माइनिंग का बेसिक्स जानना है तो डीजे देशमुख आप रिफ़र करके पढ़ोगे तो पूरा थ्योरी पार्ट कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो एक और एक, हालांकि अब वो अप टू डेटेड नहीं है, लेकिन ठीक है, पुराने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए एक और ही बढ़िया है। तो ऐसे करके था कि माइंड वेंटिलेशन में जीवी मिश्रा है, तो ऐसे अलग अलग बुक्स हैं, वो सर से ही डिस्कस करने पे ही सबको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सा बुक प्रीफर है। सर आपने कौन सा प्रेफर किया था सिर्फ गेट प्रिपरेशन के लिए? और जैसे बोलो, जैसे मैंने तो बताया कि मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं किया था। जैसे एक एक गोराई में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके आपको हाई कॉन्सेप्ट तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ताकि आपका बेस क्लियर हो और आगे एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आप कर पाएँ। लेकिन क्या हुआ था, मैं PYQ जो लगाया और लेक्चर के दौरान जो क्वेश्चन मुझे मिले, तो उसके बाद जब मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने लगा, प्रीवियस ईयर करने लगा, तो मुझे लगा नहीं कि अगर मैं सिर्फ गेट ही क्रैक करना चाहता हूँ तो मुझे लगा नहीं कि बुक मैं एडिशनल प्रेफर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको विजुलाइज करना हो, पहले फर्स्ट थिंग आपको विजुलाइज करना हो, माइनिंग कॉन्सेप्ट समझने हो, माइनिंग में क्या चल रहा है ये दिमाग में चलाना है, तो ये सब के लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको एक विजुअलाइजेशन देता है कि काम एक्चुअल में कैसे होता है। सर और आप लोग जैसे कॉलेज एकेडमिक्स और गेट का बैलेंस कैसे करते थे? कॉलेज के एकेडमिक्स और गेट के प्रिपरेशन के टाइम अगर 4th ईयर पे स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा, उस पर देना पड़ेगा। तो दोनों साइड है कि अगर क्लास कर रहे हो तो क्लास करके भी जाके उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी यहाँ से आएगा नहीं कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर नॉर्मल एक लास्ट मोमेंट्स पे अगर आप 3 to 4 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो उतना सफिशिएंट रहता है और उतना टाइम आपको कॉलेज लाइफ में मिल जाएगा। लास्ट में जब नवंबर पे एंड सेम्स ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद दिसंबर पे जो 1 मंथ का टाइम रहता है उस पर आप अपना स्टडी टाइम इंक्रीज़ करके प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हैं। जैसे 4 साल का बात होता है ना, तो स्पेशली माइनिंग डिपार्टमेंट जो है NIT रायपुर का, वो काफ़ी ज़्यादा चिल है। तो प्रिपरेशन के दौरान आपको काफ़ी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। टाइम अगर नहीं मिल पा रहा है, कोई बोल रहा है तो वो बहाना बना रहा है। आपको टाइम बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है कि आप इजीली अपना कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इस टाइम पे कर सकते हैं। और यही मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज और प्रिपरेशन का अगर टाइम को आपको मैनेज करते चलना है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपको नहीं चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ है कि आप प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी जैसे सेकेंड थर्ड ईयर की बात करें तो उन लोग के मन में अभी भी नॉन कोर और कोर के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग उसको कैसे बताना चाहोगे कि क्या चूज़ करने में ईजी पड़े? एक अभी प्लेसमेंट्स का सिचुएशंस और वैकेंसीज़ की सिचुएशन देखेंगे तो काफ़ी क्रिटिकल है। किसी से भी जजमेंट लेना बहुत मुश्किल है कि कब माइनिंग पे नौकरी कब मिलेगा, कब किस पे वैकेंसीज आएगी, तो क्या है। तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि माइनिंग में है हम लोग पास अपॉर्चुनिटीज़ रहता है कि माइनिंग में भी चल रहे हैं, और माइनिंग का जो कोर पार्ट है वो थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेज। तो अगर आप इसमें शुरू से ही ध्यान देते रहोगे तो ये बहुत ईजीली आप क्रैक कर सकते हैं माइनिंग पे। तो माइनिंग का लोड नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर नॉन कोर सेक्टर्स में आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो प्रीफरेबल अभी यही रहेगा कि आप लोग उसकी भी तैयारी करते चलें, ताकि आपका एक सिक्योर्ड रहे। अगर लास्ट में कभी भी वैकेंसीज आती है तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप ऑलरेडी अगर बेसिस कवर रखे हैं तो ईज़िली आप लोग प्रिपेयर करके कोई भी एग्ज़ाम माइनिंग का क्रैक कर सकते हैं, तो उस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन शुरू से है कि एग्ज़ाम जो कॉलेज करा रहा है तो उस पर ध्यान दे दो, और बाकी अदर टाइम्स पे अपना जो है नॉन कोर का जो भी कोडिंग वगैरह करना है वो सब पे ध्यान देके आप इजीली उधर पे भी जॉब लगना ईजी है। और जैसे क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए नॉन कोर की कोर, तो इसका आंसर कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता, वो खुद के एक्सपीरियंस से ही समझ आता है। जैसे मैंने सेकेंड ईयर में नॉन कोर का थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मैं 3 घंटे से ज़्यादा डेस्क पे नहीं बैठ पाता था, तो मुझे वहीं 1 महीने के बाद पता चल गया कि मैं नॉन कोर नहीं कर पाऊँगा। और अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो वो कोई भी आदमी आपके लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेगा। ही कैन नॉट गाइड यू लाइक आपको नॉन कोर करना चाहिए कि कोर करना चाहिए, ये पूरा आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। और अगर आप टाइम मैनेज अच्छे से कर सकते हो तो कोर को भी पूरा मत छोड़ो, और अगर आप प्रिपरेशन नॉन कोर में इंटरेस्टेड हैं तो नॉन कोर तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। सर तो जैसे कि आप लोग को कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए तो नहीं बोलूँगा, पर मेरे लिए मुझे लगा कि एकेडमिक्स के अपार्ट भी मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन कुछ कोर्सेज अवेलेबल है माइनिंग के, सो किसी से फीडबैक लेके या किसी से जानकारी लेके आप प्रेफर कर सकते हैं आपको कौन सा प्लेटफॉर्म लेना। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि आप ले लें, अपने लाइफ के साथ थोड़ा रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर दीजिए। तो मैं प्रेफर करूँगा कि लाइक ले लीजिए। ऐसा रहता है ना कि अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको एक
राइट गाइडेंस नहीं मिलेगा कि किस तरीके का सिलेबस है, क्या है, कितना मटेरियल है। तो ये चीज़ आपको अगर कहीं से भी आप अगर कोचिंग पे रिफ़र करते हैं तो ये आपको उधर से बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट और जो सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि जैसे आप नॉर्मल तैयारी करेंगे ना तो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, स्पेसिफिक सिलेबस माइनिंग के गेट के लिए काफ़ी ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ ले जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ मिल जाता है ना तो वो काफ़ी ईजी बना देता है प्रिपरेशन को। एक क्वेश्चन था, जैसे टेस्ट सीरीज रहते हैं तो अगर आप उसको लगा रहे हो तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वो टेस्ट सीरीज, और साथ में आप उसको एनालाइज और कितना इम्प्रूव कर पाते हो उस टेस्ट सीरीज से, वो कैसे पता चलेगा? टेस्ट सीरीज़ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको 3 घंटे का एक माहौल देता है, उसी माहौल पे आपको मेन एग्ज़ाम भी देना है। 3 घंटे में जो आप परफॉर्म करते हैं मेन पेपर में वही डिसाइड करता है कि आपका रैंक क्या है। बहुत लोग पढ़ते हैं, साल भर तैयारी करते हैं, लेकिन अगर मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो वो पूरा 3 घंटा वो माहौल नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व टाइम लिमिट में नहीं कर पाना, वो काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और एनालाइज जैसे आप बोल रही हैं कि एग्जाम अगर मतलब मॉक टेस्ट कोई भी देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसके आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे, थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे। और जैसे मेरे साथ इस बार हुआ कि मॉक टेस्ट मैं दिया था, उसी में से 3 क्वेश्चन के सेम कॉन्सेप्ट के आ गए थे। तो अगर मैं मॉक टेस्ट लगा के उसको एनालाइज नहीं करता तो शायद वो तीनों क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि आपको एक टाइम लिमिट मिल जाता है बाकी को। लाइक जैसे मैं पहले ही बोला कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सिर्फ रूम में बैठ के कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेबस का, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपका माइंड उसी लेवल पे काम करेगा कि ये सब्जेक्ट है, इसका क्वेश्चन ऐसा है। और जब मॉक टेस्ट दोगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ डिफरेंट वेराइटीज़ के सब्जेक्ट हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हर पेपर पे रिपीट आ रहे हैं। तो उससे आपका ये रहेगा कि माइंड उस हिसाब से सेट होगा कि कैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच किस वे में करना है। आपका अंडरस्टैंडिंग होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन को लीव करना है एग्ज़ाम में, कौन सा छोड़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उससे ज़्यादा हेल्प ये करता है कि अगर कुछ मिस्टेक्स आप वहाँ पे कर रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको अपने माइंड में रखिए कि ये मिस्टेक्स मैं किया हूँ तो ये दोबारा नहीं होगा। तो अगर मेन एग्ज़ाम पे कितना भी प्रेशर रहेगा, अगर बार बार आप कोई भी मिस्टेक 2 बार कर लिए हैं तो अगर उसको वहाँ पे देखोगे ना तो डायरेक्ट आपको याद आ जाएगा कि ये मिस्टेक मैं यहाँ पे करता हूँ। तो वो चीज़ इतना फ्रीली हो जाएगा कि आप वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करोगे अगर एक बार टेस्ट में करके देख लिए रहोगे तो। क्योंकि जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस का बात करते हैं तो अगर हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वो एक टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रहा है और विद इन टाइम लिमिट हो रहा है, तो और भी बेहतर है। और एक चीज़ और है कि कैलकुलेटर बहुत सेंसिटिव होता है, तो अगर आप मॉक टेस्ट के दौरान कैलकुलेटर जितना अच्छा प्रैक्टिस करें, वर्चुअल कैलकुलेटर, वो उतना अच्छा रहेगा एग्जाम में। लाइक मोबाइल में भी गेट कैलकुलेटर्स करके अवेलेबल है बहुत सारे। तो वो अगर कोई भी शुरू से स्टार्टिंग कर रहा है गेट के लिए तो लास्ट 4th ईयर पे ही मैं ये बोलूँगा कि उनको मोबाइल पे वही वाला कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए, ताकि उनका जो है एटलीस्ट पता रहेगा कि वो कैलकुलेटर काम कैसे करता है। एट द मेन टाइम अगर मॉक टेस्ट में भी दोगे तो आपको हाथ बैठाने में टाइम लगेगा कि कैसे कौन से फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं। तो जितना जल्दी उस पर आप अडेप्ट कर लोगे उतना बेटर वहाँ पर आपका कैलकुलेशन आएगा। सर, और एक बहुत ही कॉमन डाउट है कि गेट में ऐसा कौन सा सेफ स्कोर है जिससे हम लोग का PSU सिक्योर हो जाए, PSU जॉब? तो किसी भी एग्ज़ाम में एक ऐसा एक पर्टिकुलर रेंज, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता है कि इसके पार आप कर लें तो आप सेफ हो जाते हैं। जैसे कि पेपर की डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है, कितने लोग कैसा पढ़ रहे हैं वो डिपेंड करता है। जैसे लास्ट ईयर की बात कर ले तो पेपर थोड़ा टफ था, सो मैं बोलूँगा कि जनरल के लिए 35 मार्क्स भी जिस हिसाब से पोस्ट आए हैं, 262 पोस्ट आए हैं, तो 35 मार्क्स एक तरह से सेफ मार्क था। लेकिन इस बार क्या था, पेपर थोड़ा ईजियर साइड आया था और बच्चे भी, इस बार प्लेसमेंट थोड़ा लो था तो बच्चे भी काफ़ी पढ़ रहे थे, तो इस बार एवरेज मार्क्स जो है वो काफ़ी उठ गया है। तो इस बार हो सकता है कि वो जनरल के लिए 45 चला जाए। अगले साल हो सकता है और डिफ़िकल्ट पेपर आए तो कम हो जाए, लेकिन कंपटीशन बढ़े तो वो फिर इंक्रीज़ हो जाए। तो देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर मार्क जो कि सेफ़ हो। आपको अपना बेस्ट देना है और ऐसा कीजिए कि कितना भी पोस्ट आए, कितना भी हो, आपको प्रिपरेशन ऐसा करना है कि आपको निकालना है। लाइक आपको मेंटेलिटी और सोच में ये रखना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस वहाँ अटेम्प्ट करके आओगे उतना ज़्यादा नंबर आप लाओगे और उतना ज़्यादा सिक्योर में आप रहोगे। तो जितना आपको सिक्योरिटी चाहिए, जितना आपको चाहिए, तो उतना मेहनत करके आपको उतना नंबर स्कोर करना पड़ेगा। तो वही रहेगा कि सेफ स्कोर तो ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसीज कम आएगी तो स्कोर कम हो जाएगा, वैकेंसीज बढ़ जाएगी तो स्कोर बढ़ जाएगा वाला है। तो उसके लिए यही रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ले आओ उतना बेटर है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, करो, हो जाएगा। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुक्का मार के आ जाओ, हाँ। लेकिन श्योरिटी जिसमें आपको एक्यूरेसी आए, ऐसा हाँ। नहीं कि कुछ भी अटेम्प्ट करना है, 55 बोले हैं तो 55 मारने के चक्कर में 10 क्वेश्चन थ्योरी वाले कुछ भी मार के आ गए, ऐसे नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, जो आपको पता है, लग रहा है, क्योंकि निगेटिव भी होगा
तो इसके लिए यही रहेगा कि अगर जो आपको लग रहा है वो श्योरिटी हो तो उसमें एक बार चांस लेके देख सकते हो। सर मेरा इसी से पीएसयू से ही एक डाउट था, जैसे बहुत सारे पीएसयू होते हैं, कोल इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो आप कौन सा पीएसयू ऐसे प्रेफरेबल लेना चाहोगे मोस्टली? गौरव सर बताएंगे। पीएसयूज़ तो ऐसे हैं कि पीएसयू सभी बढ़िया हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि ये पीएसयू बेकार है या वो अच्छा है, पीएसयू सब अच्छा है। ये डिपेंड करता है पर्सन से कि उसके घर के आसपास पे कैसा है, उसको किस हिसाब से उस पीएसयू के बारे में नॉलेज है। जैसे कि हम लोग के घर के लोकेलिटी में सीआईएल वगैरह काफ़ी अवेलेबल है, एससीसीएल है, तो हम लोग का यही है कि सीआईएल ही ज्वाइन करेंगे। बाकी जिसके घर के आसपास में अगर एमटीपीसी है या एनएमडीसी है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, उसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मेरा जैसे है कि मैं पर्सनली एनटीपीसी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग के टाइम पे थोड़ा सा एज अ पर्सन, एज अ मतलब ह्यूमन बीइंग आपको थोड़ी सी लाइफस्टाइल चाहिए होती है। तो वहाँ पे शहर काफ़ी दूर थे, अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी, और एनटीपीसी के जैसे क्वार्टर्स मैंने विजिट किए हैं तो उसके क्वार्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है। तो अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं एनटीपीसी प्रेफर करना चाहूँगा। सर और जैसे धीरे धीरे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है हर साल कम होते जा रही है, डाउन हो रही है। तो हाँ, तो उस पर आप लोग क्या ऐसा बताना चाहोगे कुछ? ऐसा नहीं है कि कम होती जा रही है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन होल इंडिया, राइट, कितना उनका रिक्वायरमेंट है, कितना उनका चाहिए। ये बिल्कुल अनसर्टन है कि कभी भी कम हो सकता है, कभी भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डिक्रीज़ हो रहा है, हो सकता है अगले साल बढ़ जाए, हो सकता है अगले साल 50 आए, कुछ कह नहीं सकते हैं ये। इसीलिए है हाँ, कि लाइक अगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ रही है बोल के पूरा माइनिंग छोड़ दो, हो सकता है कभी कभी आपका ये काम आ जाए। तो माइनिंग का इसीलिए है कि कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के चलना है, लेकिन हाँ सेफ साइड में रहने के लिए दूसरे साइड का भी तैयारी अपना रखो। इट्स नॉट इन आवर हैंड। सर तो गेट का फ्यूचर में स्कोप है अभी मतलब? अभी तो 4-5 साल तो है ना। 4-5 साल अभी 4-5 रहेगा, जिस साल है। हिसाब से ट्रेंड पे सुने हैं कि इतना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से धीरे धीरे जिस हिसाब से रिटायरमेंट भी हो रहा है पर्सनस का, एग्जीक्यूटिव्स का, तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगा। तो हर साल एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट 150 वैकेंसीज आएगी। जैसा हमें पता चलता है कि बोलते हैं, हम लोग तो देख के नहीं आए, तो 1000 से 1500 पोस्ट अभी खाली है, ऐसा सुनते हैं हम लोग कि ऐसा बोलते हैं कि ये इतना खाली है, और रिटायरमेंट भी काफ़ी होते रहते हैं। लेकिन सीधे 1000-1500 पोस्ट नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि उन्हें भी क्वालिटी चाहिए स्टूडेंट्स में। तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वैकेंसी निकालते हैं, उसके बेसिस पे फिर होता है। सर आपकी जर्नी में आपने क्या गेट को ही पूरा टाइम दिया था कि कोई अदर साइड, अदर वर्क या अदर स्किल्स? ऐसा है कि मैं भी बीच में नॉन कोर का ट्राई कर रहा था, तो टाइम तो दिया हूँ उधर भी, लेकिन था कि माइनिंग को भी पूरा तरह से छोड़ा नहीं था। माइनिंग में जब भी एग्ज़ाम्स आते थे तो पढ़ रहा हूँ, चल रहा है, क्लास अटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा अटेंटिव हूँ, तो वैसे ही था। और बाकी टाइम पे जो फ्री टाइम बच रहा है, एग्ज़ाम जब नहीं है तो उस टाइम पे रूम पे अपना जो है नॉन कोर का तैयारी चलता था। हालांकि लास्ट में जब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिला माइनिंग गया तो ऐसा लगा कि मेरे को माइनिंग सूट कर रहा है, मैं माइनिंग में काम कर सकता हूँ, तो फिर लास्ट में आके डिसीजन चेंज किया कि नहीं अब नॉन कोर साइड छोड़ते हैं और गेट की तैयारी करते हैं। जैसे मेरा था कि 3rd ईयर में तो मैं धीरे धीरे तैयारी कर रहा था, कुछ कुछ पोर्शन कंप्लीट करते करते, लेकिन 4th ईयर में आया तो पूरा डेडिकेटली गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। क्योंकि मैं पर्सनली 2 चीज़ का प्रिपरेशन एक साथ नहीं कर सकता, मैं मतलब मुझे नहीं पसंद, या फिर मैं दोनों में सक्सीड नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा फील आता है। इसलिए मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके चलता हूँ ताकि उस पर सक्सेस मिले। और सर गेट के रिजल्ट के बाद फैमिली रिएक्शन क्या था? आपका बताइए सर। तो बताने वाले मेरी फैमिली रिएक्शन तो बहुत अच्छी थी भाई, वो बहुत खुश थे, उनको एक्सपेक्टेशन भी थी, लेकिन वो काफ़ी खुश थे। मेरी फैमिली मुझसे काफ़ी अटैच्ड है, बहुत प्यार करते हैं मेरे से, मैं भी बहुत अटैच्ड हूँ। और उनको खुश उन्हीं के लिए होता है यार, जो भी होता है। वी मेक आवर पेरेंट प्राउड बिकॉज वी वांट, मतलब हम लोग चाहते हैं कि वो प्राउड फील करें। और जब वो लोग खुश होते हैं तो एग्ज़ाम का रिजल्ट तो एक इंडिविजुअली खुशी देती है, लेकिन जब वो लोग खुश होते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग सब करते हैं यार तुम्हारे लिए, यहाँ तक आए हो तुम उन्हीं के बदौलत आए हो, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। लाइक एक मेरे घर पे भी हर एक स्टेज पे एक्सपेक्टेशंस रहती थी कि मेरा रिज़ल्ट थोड़ा जितना भी आ रहा है उससे और अच्छा हो सकता है। हालांकि मेहनत तो उतना ही रहता था लेकिन रिजल्ट्स नहीं शोन अप होता था। तो इस बार ऐसा था कि मेहनत लगा कि ये नहीं कर रहा है वाला, लेकिन रिज़ल्ट अच्छा था। तो मेहनत का जो था कि मेहनत कर रहे हैं तो उसके हिसाब से रिज़ल्ट आया, तो उसके हिसाब से घर पे काफ़ी अच्छा था कि सब खुश थे, कि लगा कि हाँ चलो फाइनली कुछ तो अब अच्छा हो रहा है ऐसे वाला। तो बहुत हैप्पीली सब थे जो है, काफ़ी उनको गर्व महसूस हुआ मेरे ऊपर।
बहुत अच्छा था, मैं भी बहुत खुश था। और सर आप लोग का लाइफ कैसा रहा एनआईटी रायपुर में 4 साल? बताऊँ मैं पहले? हम्म। लाइफ तो बहुत अच्छा था यार। फर्स्ट सेमेस्टर तो हमारा ऑनलाइन गुजरा था, और सेकेंड सेमेस्टर से यहाँ आए थे। फिर जैसे जैसे आए तो इंटरेक्शन हुआ, दोस्त बने। दोस्त बनने के बाद जो इंजीनियरिंग लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। नाइट आउट्स, क्लास आ रहे हैं, क्लास भी अच्छा लगता है, कहीं खेल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। और ऐसा था कि माइनिंग डिपार्टमेंट उतना लोड भी नहीं डालता था, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने में भी बहुत अच्छा होता है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं और कुछ में पार्ट ले रहे हैं, क्लब्स एंड कमिटीज़ में जा रहे हैं, जो कि कॉलेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम बस पढ़ाई में तक सीमित नहीं रह सकते, बहुत सारी चीज़ में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, ताकि तुम्हारा दिमाग खुले, बाहर किसी से बात करने में कोई हिचकिचाहट ना हो, कहीं हेल्प मांगनी हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो 4 साल तो बहुत अच्छे गुजरे, अभी तक इंजॉय कर रहा हूँ, और यही मोटिव रखता हूँ कि कैसा भी सिचुएशन हो खुश रहूँ, लाइफ के साथ खुश रहूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो। जैसे 8 दिन क्या होता है, आपका नंबर तभी आता है ना जब उस क्वेश्चन के रिलेटेड आप कुछ भले फेंक के लिखो, लेकिन उस क्वेश्चन के रिलेटेड लिखो, तो नंबर उसी के अच्छे रहते हैं जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का 9 पॉइंटर आया उसको कुछ माइनिंग का एम नहीं आता। और मैं कहना चाहूँगा इस साल पर्टिकुलरली कि सीपीआई को उतना नहीं देखा गया। मैं 3 इंटरव्यू दिया हुआ हूँ, और तीनों में सीपीआई अच्छा ही था मेरा, तो मेरा तो नहीं हुआ। इनका भी सीपीआई 9 के क्लोज है, इनका भी नहीं हुआ। तो इस बार स्पेशली सीपीआई उतना मैटर नहीं किया। और मेनली यहाँ इंटरव्यूज़ में क्या होता है, ये बोल सकते हो इसे? मेनली यहाँ इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि एक एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद एक शीट तैयार होती है, तो उस शीट के बेसिस पे उठा लेते हैं इंटरव्यू कैसे भी जाए। अगर आप जितना पीछे इंटरव्यू देते हैं आपके लिए उतना घाटा है, और इंटरव्यू बहुत लो क्राइटेरिया शो करता है अपना शॉर्ट लिस्टिंग का। एप्टी जीडी आप क्लियर कर लेते हैं ना, तो उसी के बेस पे एक तैयार हो जाता है कि आपको हो रहा है क्या। मेन क्या है ना, जब भी कंपनीज आएगी तो आप लोग के फ्रेंड सर्कल में इसके रिलेटेड चर्चा चलेगा, तो कोई किसी को कुछ भी इनपुट आएगा वो अपना इनपुट उस हिसाब से तुमको देगा। कोई अचानक से आ गया और बोल दिया कि भाई ये सीपीआई के हिसाब से लेती है, तो तुम वहाँ पे प्रेशर पे आ जाओगे कि यार मेरे लिए तो है नहीं। तो फिर उसके लिए क्या होगा, तुम्हारा इंटरव्यू जो अच्छा जाने वाला था हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, या तुम्हारा मन नहीं करेगा कि इसमें मेरा नहीं होने वाला है। तो ये रहेगा कि अगर 8.5 से 9 के बीच में रखे हो तो तुम बहुत सेफ जोन में रहोगे। तो इसके लिए ऐसा रहेगा कि हाँ कुछ भी कंपनी आई है तो तुमको ये नहीं रहेगा कि हाँ मेरे को नहीं ले जाएगी। तो ये अच्छे से तुम प्रिपेयर करोगे, उसके लिए माइंडसेट रहेगा कि हाँ मेरा एक ऑप्शन है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मेरा सीपीआई कम है तो मेरे को ले जाएगी, या सीपीआई कम है तो नहीं ले जाएगी, ऐसे करके। मतलब जो बोलता है ना सीपीआई पे लेके जाती है, उसको भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, वो बस बोलता है कि इसी मतलब अपने विजुअलाइजेशन से बोलता है, अपना एनालिसिस करता है, खुद बोलता है कि सीपीआई के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया है, लेकिन उसको खुद नहीं पता क्या कंपनी बताएगी थोड़ी कि क्या बेस पे वो शॉर्ट लिस्ट कर रही है। लेकिन एक सेफ हैंड के लिए 8.5 से ऊपर लेके चलो ताकि आगे दिक्कत ना हो। जैसे हमारे सीनियर्स हमको बोलते थे, उनके में काफ़ी हुआ था कि जैसे मास रिक्रूट काफ़ी हुए थे, तो वो लोग बताए थे कि सीपीआई पे काफ़ी छाटी है। तो कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेफ हैंड के लिए मेंटेन करते चलो तो अच्छा रहता है। और एक ऐसा भी था कि हम लोग जब 3rd ईयर में थे तो अचानक से आउट ऑफ हैंड आके जेएसपीएल जो है अपॉर्चुनिटी ले आई कि इंटर्न करना है। तो उसमें भी उसका क्राइटेरिया यही था कि 8.5 सीपीआई ऊपर रखो, और सब में 85% 10 12 पे ऊपर है। तो अगर किसी का है तो ये रहेगा कि भाई जब इतने दिन तक मेहनत किए हुए तो इधर भी सीपीआई मेंटेन रखो, क्या पता वो कब काम आ जाए। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप जितने भी एनआईटी रायपुर में अभी गेट की तैयारी करेंगे, और आप अपनी जर्नी उनके साथ शेयर करना चाहोगे कि आपको 4 साल का क्या रहा, और उन गेट एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? AR7 सर लास्ट मैसेज हमारे फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स के लिए। एनआईटी रायपुर और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गेट एस्पिरेंट्स थाला फर्नीचर। सो लाइक मेरा यही रहेगा सब एक्सपीरियंस के लिए कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है। माइनिंग का गेट अगर देने जाओगे तो काफ़ी चिल है, पढ़ोगे लास्ट में भी कुछ महीने पढ़ोगे, अगर लास्ट 1 महीना भी पीवाईक्यू बस लगा के चल दोगे तो ये रहेगा कि एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाओगे और रैंक अच्छे ले आओगे। बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन अच्छे रैंक तुम ला सकते हो पढ़ोगे। तो इसलिए है कि ज़्यादा चिल रहना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है कि कैसे होगा। हाँ, वर्क करते हुए तुमको चलना, अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे इन्होंने बोला, इन्होंने एडवाइस नहीं कर रहा कि 1 महीना बस प्रिपेयर करना है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, लास्ट 1 महीना हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो एडवाइस नहीं कर रहे हैं कि आपको 1 महीना ही पढ़ना है, आपको लंबे टाइम तक पढ़ना है। और क्या बोल रहे थे, कुछ तो बोल रहा था, क्या क्वेश्चन क्या था कि एडवाइस क्या दोगे फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स को? लास्ट मैसेज आपकी 4 साल की तो तू क्या बोला journey को आंसर, अगर उससे sum मेरे up थोड़ा करना समझ। चाहोगे। हाँ, मैं तो यही बोला ना कि
कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलो और चिल रहना है। हाँ चिल है। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना माइंड को शांत रखना है, दिमाग शांत रखें, ताकि अगर आप ज़्यादा हेड मतलब लोड लेते हैं तो आपको लोड ज़्यादा पड़ेगा, उससे आप पढ़ाई में कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे। आप 10 घंटा बैठेंगे तो 4 ही घंटा पढ़ पाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चिल रहें, माइंड फ्रेश करते रहें, आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ मेरे को रिलैक्स कर सकती है, तो रिलैक्स होकर मैं फिर आऊँ यहाँ पढ़ूँ। ऐसा नहीं है कि अब मेरे को पढ़ना ही है, मैं मर जाऊँ लेकिन मेरे को पढ़ना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में आपको रिलैक्सेशन ज़रूरी है, ताकि आपको माइंड में रिलैक्सेशन आए और आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट को कम टाइम में ग्रैब कर पाएँ। ऐसा रहेगा कि आपको अपने हिसाब से अपने दोस्त चुनने जो आपके साथ तैयारी करें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि अगर कोई आपके साथ सेम लेवल पे उसका तैयारी कर रहा है तो उसके साथ डिस्कशन जो रहता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और मेन चीज़ यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा प्रिपेयर ना करें कि इतना मतलब लाइन है कि इससे ऊपर ही मेरे को सेफ रहना है, ऐसा नहीं। अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो फुल डेडिकेशन से प्रिपेयर करें। 5 भी सीट आता है तो ऐसा आप डेडिकेशन दिखाएं कि वो 5 में से एक मैं ही रहूँगा, तो ऐसे करते आप चलेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। और कुछ पूछना है पूछो, मज़ा आ रहा है भाई, कुछ और चलने कुछ दो। पूछना होगा तो पूछ सकते हो भाई। अच्छा लग रहा है। रिलेशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं? सर वही आपका किसके साथ? रिलेशन था। रिलेशनशिप भाई। रिलेशनशिप 4 साल की जर्नी में कुछ मैंने ट्राई किया था पर हुआ नहीं यार। गौरव सर नोस वेल, बट पब्लिकली मैं अनाउंस नहीं कर सकता यार। सर कुछ नहीं डिस्ट्रैक्शन। ऐसा हम लोग आए हैं ना, तो देखो दोनों चीज़ रहता है ना। रिलेशनशिप कई लोग मेंटेन करके चल लेते हैं और क्या बोलते हैं रिजल्ट उनका शो भी हो जाता है, लेकिन कई लोग का ऐसा नहीं रहता है, प्रेशर पे आ जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे। तो जो भड़स मचता है ना दोनों में, वो बड़ा दिक्कत है। अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिले तो कर लो यार। हाँ, ओके। अब कल एग्जाम है तो आज चुम्मा उम्मा करोगे थोड़ी चलेगा। So, thank you so much, sir, for being here. It's a huge opportunity for us. Thank you so much, Gaurav sir and Som sir, for sharing your valuable insights and your time. We are very glad for you to being here, and also it will be very helpful for the future aspirants who are preparing for GATE exam and make their future more brighter. थैंक यू सो मच सृष्टि। Thank you so much, sir, for giving your precious time to this ओके, नो podcast. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम।